हमने नए जीएसटी कोर्स की शुरुआत की है। ऑलरेडी मैंने इसका एक क्लास करा दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे अपने पिछले क्लास में हमने क्या-क्या देखा था। तो इस क्लास में सबसे पहले तो बात करेंगे कि अगर ये क्लास उन सब लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग बीकॉम की तैयारी करते हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडब्ल्यूए, सीएस जैसे के तैयारी करते हैं या उनके स्टूडेंट हैं, या फिर उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है जो जीएसटी सीख कर अपना जीएसटी प्रैक्टिशनर वगैरह का काम शुरू करना चाहते हैं। उन सब के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। हमारे वीडियो छोटे-छोटे पार्ट में आएँगे। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जो भी हो, टैक्स क्या होता है। क्योंकि पहला क्लासिफिकेशन तो टैक्स को समझना था। तो हमने देखा था कि टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपने नागरिकों के ऊपर इम्पोस्ट किया जाता है। तो यह क्लियरली है कि टैक्स सरकार वसूलती है, सिर्फ उसको ही ऑथोराइज है ये टैक्स वसूलने का। अगर कोई और टैक्स को वसूलता है तो वो अनलीगल है, लेकिन सरकार यह टैक्स वसूलती है अपने नागरिक से तो यह लीगल है। अब दूसरा जो हमने वहाँ पे देखा था कि टैक्स आखिर सरकार हमसे क्यों कलेक्ट करती है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से सरकार को टैक्स वसूल करना होता है। तो कई रीज़न हमारे सामने आए थे, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं। उन सारे कामों को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा टैक्स के ज़रिए अपने नागरिकों से वसूल करती है और उन पैसों से अपने नागरिकों को फैसिलिटी मुहैया कराती है। कितने तरह की फैसिलिटी है, कितने तरह के काम है, इसको थोड़ा-सा सारांश में हम लोग देखेंगे कि सरकार को कुछ पब्लिक सर्विसेज़ अपने नागरिक को देनी होती है। जैसे बेसिक लेवल पे एजुकेशन, हेल्थ, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पुलिस, जस्टिस जैसे सिस्टम होते हैं। इस सभी तरह के सिस्टम को सरकार टैक्स के पैसे से ही चलाती है। दूसरा आता है कि डेवलपमेंट वर्क है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड हुआ, ब्रिज हुआ, रेलवे, एयरपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बहुत सारे इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन के वर्क है, ये सारे के सारे काम सरकार टैक्स के पैसे से ही करती है और यह ज़रूरी है। इसके बाद गरीबों की मदद करने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी चलाती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है, जैसे कि सब्सिडी देना, पेंशन देना, राशन देना, स्कॉलरशिप देना, एम्प्लॉयमेंट स्कीम देना, मनरेगा जैसे प्रोग्राम। इस तरह के सारे प्रोग्राम जो चलाते हैं, इन सबका पेमेंट सरकार टैक्स के पैसा से ही करती है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि नेशनल सिक्योरिटी पे भी सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। जैसे पुलिस पे, पुलिस सिस्टम पे जो पूरा काम करती है हमारे देश में। हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, मिलिट्री हुआ, और भी जितने भी प्रकार के ये जो हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन सब को पेमेंट सरकार टैक्स के पैसे से ही करती है। इसके बावजूद इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखने के लिए सरकार समय-समय पे जो डिसीजन लेती है, पॉलिसीज़ इश्यू करती है, उन सब में भी टैक्स का पैसा ही खर्च होता है। फिर हमने देखा था कि कितने इसके बाद हमने देखा कि कितने तरह के टैक्स होते हैं, जो कि मैंने डिटेल में बात नहीं की थी, बिल्कुल शॉर्ट में किया था। अब हम यहाँ पे इन टैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ऐसे टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। यह सरकार के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत है। और इसको अगर डिफ़ाइन करना हो कि डायरेक्ट टैक्स क्या है एग्ज़ामिनेशन में लिखने के लिए, तो आप इसे इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इज़ अ टाइप ऑफ द टैक्स दैट a person or a organization pay directly to the government without passing it on to someone else। इसका मतलब क्या है, जो की फीचर है इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स होता है ये डायरेक्टली एक टैक्स पेयर के द्वारा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इसका पहला पॉइंट है कि ये जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, इम्पोज होता है, उसको ही
सरकार को पे करना पड़ता है, वो किसी और को इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। दूसरा इसका जो की फीचर है वो है इसके जो दायित्व है कैन नॉट बी शिफ्ट टू अनदर पर्सन, यानी कि यह टैक्स का जो दायित्व है किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, इसको पास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति पेमेंट करता है जिसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है, जो लागू होता है, जिसके ऊपर ये टैक्स आता है, वही व्यक्ति इसका डायरेक्टली सरकार को पेमेंट करता है। इसका बेस क्या होता है? तो ये खास तौर से इसका बेस होता है इनकम और वेल्थ के ऊपर। यह डायरेक्ट टैक्स है, यह व्यक्ति के संपत्ति पर लगाया जाता है, व्यक्ति की आय पे लगाया जाता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर यह लगाया जाता है स्वयं उस व्यक्ति के द्वारा ही इसको वहन किया जाता है, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा ही डायरेक्टली सरकार को पेमेंट किया जाता है। अब इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो उदाहरण के तौर पे इनकम टैक्स एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो आज के डेट में भी है, कारपोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। लेकिन ये सारे टैक्स फिलहाल अभी नहीं लगते हैं, अभी एक डायरेक्ट टैक्स के रूप में इनकम टैक्स हमारे देश में इम्प्लीमेंट है। तो ये था डायरेक्ट टैक्स। अगर इसको एक बार और फिर से समझाते हैं, डायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट विदाउट पासिंग इट ऑन समवन एल्स, यानी बिना किसी को पास किए हुए जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है वही व्यक्ति इसका पेमेंट सरकार को डायरेक्टली करता है, और यह खास तौर से इनकम और वेल्थ के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पे टैक्स पेयर अपने दायित्व को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, यही इसका सारांश है। तो आपने डायरेक्ट टैक्स को समझा। अब देखते हैं कि आखिर इसके फ़ायदे क्या हैं। एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स के क्या फ़ायदे हैं सरकार को, पब्लिक को, या हर किसी को इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इस पॉइंट पे हम थोड़ा-सा डिस्कशन करना चाहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप अब समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के क्या फ़ायदे हैं। एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स, पहला तो फ़ायदा यह है कि यह आय के अनुसार टैक्स लगता है, यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी कमाई होती है उसको उतना टैक्स देना पड़ता है। इससे आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा टैक्स देना है, और जिस व्यक्ति की इनकम कम होती है उसको कम टैक्स देना है, जिस व्यक्ति की इनकम नहीं होती है उसको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये थोड़ा-सा समानता का भाव है कि जो कमाता है, जिसकी अर्निंग होती है, जिसके पास आय के स्रोत हैं, जो इनकम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ही इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत होती है, और जिनके पास आय नहीं है उनको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि सरकार को यह है कि सरकार की आय का अस्थायी स्रोत है। डायरेक्ट टैक्स से सरकार को नियमित रूप से आय आती रहती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि टैक्स पेयर्स की पहचान आसान हो जाती है। यहाँ पे रिटर्न फाइल करने से सरकार को यह पता चल जाता है कि कौन कितनी आमदनी कमा रहा है, और इससे सरकार को एग्जैक्ट क्लियरली इनकम का अंदाज़ा लग जाता है कि किस व्यक्ति की कितनी इनकम है। इस टैक्स में पारदिशा है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है। इस टैक्स में एक ट्रांसपेरेंसी है। टैक्स पेयर्स को यह पता होता है कि उसको कितना टैक्स पे करना होता है। इस टैक्स से, इनकम टैक्स से महंगाई के ऊपर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह टैक्स वस्तु या सेवा से संबंधित नहीं है, यह व्यक्ति के इनकम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका असर महंगाई के ऊपर नहीं होता है। सरकार इस पे नियमित रूप से नियंत्रण करती है, और यह आसान होता है इस पे नियंत्रण करना, क्योंकि सरकार टैक्स रेट्स में हर साल बदलाव करती है और अमीरों से ज़्यादा टैक्स देती है, गरीबों को राहत देती है। तो इस तरह से इस टैक्स के फ़ायदे होते हैं। यह सरकार के आय के मुख्य स्रोत हैं ये सभी। अब डायरेक्ट टैक्स के कुछ नुकसान भी हैं। अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। पहला तो यहाँ पे टैक्स चोरी की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार लोग आमदनी, जो पब्लिक है सर, यहाँ पे लोग आमदनी छुपाकर फर्जी खर्च दिखाकर टैक्स की चोरी करते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है डायरेक्ट टैक्स की। यहाँ पे चोरी करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सरकार लोगों को कहती है कि आप टैक्स का
खुद से आकलन करो कि आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है, और लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। जो टैक्स के अंदर भी आते हैं तो फर्जी खर्चे दिखाते हैं, और फर्जी खर्चे दिखाकर सरकार को टैक्स कम पे करते हैं या नहीं भी पे करते हैं। यानी कि टैक्स की चोरी लगातार यहाँ होती रहती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है। मनोवैज्ञानिक एक इफ़ेक्ट भी इसका काफ़ी पड़ता है एक टैक्स पेयर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक बार में सीधा-सीधा पैसा सरकार को पे करना पड़ता है। अब जिसके पास एक बड़ी अमाउंट होती है, उनको मानसिक रूप से काफ़ी बोझ लगता है कि उस बड़ा अमाउंट सरकार को पे करना पड़ता है। तो ये एक मानसिक दबाव होता है। तीसरा है कि इसका कलेक्शन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, महँगा है। इसका जो कलेक्शन का जो कॉस्ट है, वो काफ़ी खर्चीला होता है। क्योंकि टैक्स वसूली करने के लिए सरकार को बड़े प्रशासनिक व्यवस्था की करनी पड़ती है, और बहुत सारे तंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके और टैक्स को कलेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ये टैक्स का जो कलेक्शन का जो कॉस्ट है सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। रिटर्न फाइलिंग करना थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ। आम लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना थोड़ा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए टैक्स को भुगतान करना, उसको पेमेंट करना थोड़ा कठिन हो सकता है, और है भी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया इतने रूल्स रेगुलेशन है कि ये कॉम्प्लेक्स हो ही जाता है। तो आम व्यक्ति आसानी से इसको भुगतान नहीं कर पाता है। किसी न किसी की एक्सपर्ट की उनको सलाह लेनी पड़ती है, और उनका हेल्प लेना पड़ता है, और उनके माध्यम से ही टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको एक टैक्स का अमाउंट उनको सर्विस चार्ज के रूप में भी पेमेंट करना पड़ता है। पाँचवा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी इनकम जब कम होती है, तो ऐसे में जो पैसा का जो यूटिलाइज़ है वो पूरा का पूरा नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा टैक्स दर से व्यवसाय को ग्रोथ धीमी कर सकती है। यानी कि अपने देश में ऐसे भी टैक्स के रेट ज़्यादा हैं, और इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो बिज़नेसमैन होते हैं उनकी जो ग्रोथ रेट है उसको ये धीमा कर देता है, स्लो कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसा बचता ही नहीं है कि वो काम में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि वो सरकार को पेमेंट कर देता है जो भी इनकम होती है उसकी, उसके हिसाब से। और हमारे देश में लगभग अगर आप कैलकुलेट करें तो 30% सरकार इनकम टैक्स के रूप में वसूल कर लेती है आपके इनकम का। सीज़नल आय पर इसका असर पड़ता है। जिनकी आय नियमित होती है, जैसे किसान, छोटे व्यापारी, उन्हें टैक्स देना चुनौतीपूर्ण लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, इन लोगों को टैक्स देना एक चुनौतीपूर्ण लगता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट सरकार को पे करना पड़ता है। तो उनके लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल दिखता है। तो यही था डायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेज। कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 5 से 6 पॉइंट है। हालाँकि इसे याद करना काफ़ी सिंपल है, कोई भी व्यक्ति इसे याद कर सकता है, पर याद करने से बेटर है कि आप इसको समझें कि आखिर क्या है। चलिए इसको एक बार फिर से सारांश इसका क्लियर कर देते हैं कि पहली यहाँ पे टैक्स की चोरी की संभावना बनी रहती है। दूसरा, इस यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक जो इफ़ेक्ट है लोगों के मानसिक रूप से पड़ता है, उनको लगता है कि ये एक तरह का यह बोझ है। दूसरा, इसका कलेक्शन कॉस्ट हाई होता है, ज़्यादा होता है, और इसकी कलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तीसरा, रिटर्न फाइलिंग करना ईज़ी नहीं होता है, किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ती है, बहुत सारे कानूनी दाँव-पेच होते हैं यहाँ पे जिनको अप्लाई करना पड़ता है रूल्स को। तो ये एक आम व्यक्ति के लिए अप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बिज़नेस पे इसका असर पड़ता है, इससे बिज़नेस की ग्रोथ धीमी हो जाती है, और सीज़नल व्यवसाय जो लोग करते हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, और उनको इसको पे करना एक चुनौतीपूर्ण काम लगता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा टारगेट था कि इस वीडियो में आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में एक सिंपल वे में एक थोड़ा सटीक जानकारी दी जाए, और हमने आपको यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स क्या है ये समझा दिया है। डायरेक्ट टैक्स के क्या फ़ायदे हैं जो मैंने आपको ये भी बता दिया है, और डायरेक्ट टैक्स के क्या नुकसान हैं, किसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में।